हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका द साइड। वेलकम टू आवर चैनल करियर हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन के टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सो लेट अस डिस्कस यूजीसी नेट पेपर वन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर सेशन, आई विल डिस्कस विथ यू वन मोटिवेशन थॉट्स। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक कंटिन्यूअसली जो है प्रैक्टिस करते रहें। तो प्रैक्टिस से ही जो है आपके सिलेक्शन होने के चांसेस जो है 100% इंक्रीज हो जाते हैं। तो डोंट डीमोटिवेट, आप डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको कंटिन्यूअसली जो है प्रैक्टिस करना है। दिसंबर 2023 यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यू जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन करना है। डेली मॉक टेस्ट लगाइए, एमसीक्यू क्वेश्चन करिए, कॉन्सेप्ट को रीड करिए। अगर आपने मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसको जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लेटेस्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड। Which of the following set of statements best describe the nature and objective of teaching? Indicate your answer by selecting from the code. So क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर सी कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन students. Option number D, all student teaching is formal in nature. All good teaching is formal in nature. Option number E, a teacher is a senior person. Last option is teacher is a social act, whereas learning is a पर्सनल एक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। यस, टीचिंग एंड लर्निंग इज अ इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट, बिकॉज टीचिंग विदाउट लर्नर के पॉसिबल नहीं है। टीचर एंड लर्नर जब इंटीग्रली दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तभी तभी जो है हमारी टीचिंग एंड लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। विदाउट लर्नर टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। लर्निंग जो है हम विदाउट टीचर कर सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, बट कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। बट विदाउट लर्नर टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। लर्निंग, टीचर एंड लर्नर तभी इंटीग्रली, दोनों इंटीग्रली रिलेटेड होके वर्क करते हैं। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग में जो है डिफरेंस होता है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। बिकॉज टीचिंग में जो है आपका नॉलेज के साथ साथ आपकी स्किल भी डेवलप होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो टीचिंग में जो है ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, पर ट्रेनिंग में जो है आपका स्पेसिफिक, ट्रेनिंग में स्पेसिफिक स्किल्स आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी टाइप की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो यहाँ पर आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। ट्रेनिंग जो है स्पेसिफिक सेक्टर में, स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया रिलेटेड जो है नॉलेज आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर नो नहीं होगा। टीचिंग एंड ट्रेनिंग में जो है डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग हो गया। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही होगा। बाय, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यस, टीचिंग जो है इंश्योर करता है स्टूडेंट जब बिफोर द सेशन और बिफोर द टीचिंग, बिफोर द लर्निंग जो है स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है, जो माइंड लेवल है वो अलग होता है। बट आफ्टर द सेशन और आफ्टर द टीचिंग स्टूडेंट जो है कुछ लर्न करता है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट की पर्सनालिटी में चेंजेस होता है। तो इस टाइप से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होगा। ऑल गुड टीचिंग इज अ फॉर्मल इन नेचर। नो, टीचिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया था, लेक्चर मेथड, पार्टिसिपेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो टीचिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। सम टाइम टीचिंग इज फॉर्मल, सम टाइम टीचिंग इज इनफॉर्मल। तो
ऑल गुड टीचिंग इज नॉट अ फॉर्मल, बिकॉज टीचिंग जो है इनफॉर्मल नेचर की भी होती है। जब हम स्टूडेंट्स का लर्नर का इंटरेक्शन होता है उस टाइम पर टीचिंग जो है इनफॉर्मल भी होती है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा रॉन्ग होगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग होगा। अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन, नो, ये भी जो है हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, तो ये तो जो है हमारा क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करता है। टीचिंग जो है फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ई सीनियर, तो ये तो जो है हमारे क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करता, तो ये जो है ई भी आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेर इज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, राइट। टीचिंग इसलिए सोशल एक्ट है क्योंकि जो है टीचिंग जो है सोसाइटी, टीचर वर्क करता है लर्नर को डेवलप करने के लिए ताकि वो सोसाइटी में कुछ वर्क करे, एक अच्छा नागरिक बने। Without learner, teaching is not possible, but without teacher, learning is possible. आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, बट टीचिंग जो है टीचर जो है लर्नर को ही पढ़ाता है। जब लर्नर नहीं होंगे तो टीचिंग कंप्लीट नहीं होगा। टीचिंग हमारी सोशल एक्ट है। एंड वेर इज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट है। लर्निंग जब आप कुछ सीखते हैं तो पर्सनल लेवल पे सीखते हैं। टीचर जब आपको कुछ कुछ सिखाता है तो वो सोशल लेवल पे होता है कि आप जो है कुछ अच्छे पर्सन बने, कुछ गुड अचीव करो। तो ऑप्शन ए, सी एंड एफ जो है हमारा राइट होगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? Option number A, prior experience of the learner, educational status of the parents of the learner, peer groups of the learners. Option number 4, family size from which the learner comes. तो यहाँ पर जो है लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टीचिंग से कैसे रिलेटेड है, तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि जब टीचर जो है क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट को करा रहा है तो वहां पर हमारा काम करता है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसको जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रायर क्या नॉलेज है, प्रायर प्रायर क्या एक्सपीरियंस है। तो टीचिंग से ये तब रिलेट होगा कि लर्नर जो है, लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स तब जो है गुड होता है जब जो है उसका प्रायर एक्सपीरियंस कितना है, उसका प्रायर नॉलेज कितना है। तो एजुकेशन स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ये तो हमारा जो है क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर भी नहीं होगा, एंड फैमिली साइज का तो यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर आप जो है सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते तो भी आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 को राइट कर सकते थे, क्योंकि लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर जो है टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3, set 1 indicate method of teaching while set 2 provides the basic requirement for success effectiveness. Match the two sets, indicate your answer by choosing from the code. तो यहाँ पर आपको जो है कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको मैच द पेयर्स में मैच करना है। ऑप्शन नंबर 1 इज ए, तो यहाँ पे ए दिया है स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन, डिस्कशन पूछा गया है आपसे, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, थीम बेस्ड इंट्रोडक्शन अमोंग पार्टिसिपेंट्स। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो लेक्चर का मीन्स होता है यहाँ पर कंटेंट डिलीवरी इन अ लूसिड लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है होगा लेक्चर से रिलेटेड होगा। लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लेक्चर में ओनली टीचर ही एक्टिव होता है, स्टूडेंट का रोल जो होता है वो पेसिव होता है। लेक्चर में टीचर जो है ओनली कंटेंट को डिलीवर करता है। ल्यूसिड लैंग्वेज का मीन्स होता है इजी लैंग्वेज, लूसिड मीन्स इजी लैंग्वेज, लूसिड मीन्स इजी लैंग्वेज। तो लूसिड मीन्स हो जाएगा आपका इजी लैंग्वेज। तो लेक्चर इज रिलेटेड टू कंटेंट डिलीवरी इन अ लूसिड लैंग्वेज। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डिस्कशन इन ग्रुप, तो डिस्कशन इन ग्रुप मीन्स थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमॉन्ग पार्टिसिपेंट। तो डिस्कशन इन ग्रुप मीन्स यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को हम थीम प्रोवाइड कर देते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड कुछ डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन जो है हमारा इंटरेक्शन से रिलेटेड है, तो बी का ऑप्शन हो जाएगा 5। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इज रिलेटेड टू द आइडियाज। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में जो है लर्नर्स अपने कुछ आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज इन द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन।
प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मीन्स होता है स्मॉल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको जो है यूट्यूब पे कोई कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो है आपको पहले उस कोर्स में एनरोल करना होगा, देन उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, देन उसके बाद उस कोर्स में एनरोल करेंगे, देन आप जो है आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, देन उसके बाद जो है आपको कुछ फोरम्स मिलेंगे, वहां पर आपको लेक्चर 1 देखना है, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन विद, जब वहां पे आपको कुछ फीडबैक भी प्रोवाइड करना होगा। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मीन्स टीचर जो है स्टेप बाय स्टेप लर्नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो जो होगा हमारा स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा। Question number 4. Imagine you are working in an educational institution where people are of equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in a context? तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन एंड टीचर से भी रिलेटेड है। अगर when you are working as an educational institution, सो लेट अस डिस्कस ऑप्शन नंबर ए। जब हम किसी अपने इक्वल स्टेटस के पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पर होता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। मीन्स इफ यू आर टॉकिंग विथ योर क्लासमेट और योर फ्रेंड्स और कलीग्स, जब आप सेम एज ग्रुप, सेम स्टेटस, सेम डेजिग्नेशन के पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करते हो, वहां पर होता है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इक्वल स्टेटस के पर्सन, इक्वल एज ग्रुप के साथ में बात करोगे तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। बट व्हाट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन? इफ यू आर कम्युनिकेट विथ योर बॉस और योर सुपीरियर, या आप अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट, या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, मीन्स यहाँ पर 3 टाइप के लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, दोनों का जो है एज ग्रुप भी डिफरेंस हो सकता है एंड उनका जो है डेजिग्नेशन भी डिफरेंट है। उस कंडीशन में जो है वर्टिकल जो है कम्युनिकेशन हमारा आंसर होता है। एक होता है क्रॉस कम्युनिकेशन। Cross communication means for what? Cross communication means if you are working in a HR department and you are communicate with the marketing department, mean different department और different field के person जब communicate करते हैं, तो वहां पर होगा हमारा क्रॉस कम्युनिकेशन। एक होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मीन्स is a set of activities involved in managing and orchestrating all internal and external communication। जहां पर आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेट कर रहे हो, मीन्स लाइक एडवर्टाइजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी के सीईओ है एंड दूसरी कंपनी के सीईओ के साथ में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इंटरनल, यहाँ पर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दोनों होता है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जब हम कम्युनिकेट करोगे तो वो होगा हमारा क्रॉस कम्युनिकेशन। अगर आप जो है एमबीए कर रहे हैं एंड आप किसी एमए के स्टूडेंट्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीन्स आप दोनों का जो है फील्ड ऑफ एरिया अलग अलग है, तब वहां पर डिफरेंट एरिया के जो पर्सन कम्युनिकेट करेंगे तो क्रॉस कम्युनिकेशन। अगर आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स इक्वल स्टेटस के पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करते हो, तो आंसर हमारा होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 5, identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing a student in a classroom। तो टीचर जो है स्टूडेंट को जब क्लासरूम में जो है एड्रेस करती है, तो उसके लिए आंसर जो है क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मीन्स होता है स्पेस। एंड ऑप्शन नंबर बी इज मॉड्यूलेशन। जब टीचर जो है स्टूडेंट को लेक्चर डिलीवर करती है या स्टूडेंट को एड्रेस करती है क्लासरूम में, तो वहां पर हमें वॉइस मॉड्यूलेशन की इंपॉर्टेंट होती है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन मीन्स रिलेटेड टू योर वॉइस, योर पिच, रिदम, टोन ऑफ द वॉइस, वे ऑफ टॉकिंग। तो स्टूडेंट को एड्रेस करने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अवॉइडेंस ऑफ प्रोक्सिमिटी, यहाँ पर हम प्रोक्सिमिटी मीन्स होता है स्पेस, तो स्पेस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। रिपीटेटिव पॉज, तो पॉज का मीन्स होता है ब्रेक लेना, तो ब्रेक तो लेना कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट रिपीटेटिव पॉज जो है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं होगा। फिक्स पोस्चर इज नॉट गुड, तो आपका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी 6,
The purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among students. यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे assertion and reason का है. सो assertion and reason जो है कुछ intellectual क्वेश्चन होते हैं, आपको जो है क्वेश्चन केयरफुली रीड करना होता है, स्लोली स्लोली रीड करो आप. The purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among students. लेवल ऑफ टीचिंग, जब मैंने आपका वीडियो लिया था तब मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब हम जो है हायर एजुकेशन में जाते हैं तब वहां पर जो टीचिंग होती है, हमारी लर्निंग होती है, तो लर्निंग जो है रिफ्लेक्टिव लेवल की होती है. रिफ्लेक्टिव मींस एजुकेशन इज टू, हायर एजुकेशन जब आप करते हैं तो लर्निंग कैसी होती है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज स्टूडेंट्स में डेवलप होती है. तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट होगा. मेमोरी लेवल डिस्कस किया था मैंने. मेमोरी लेवल में क्या होता है, स्टूडेंट ओनली क्रैमिंग कर रहा होता है. अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. बट ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रिलेटेड है रिफ्लेक्टिव लेवल से. रिफ्लेक्टिव लेवल का मीन्स होता है आप जो है क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है. सो रीजन है दिस एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट. तो ये ऑप्शन तो है हमारा गलत होगा, क्योंकि अगर आप में क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग है तभी आपका जॉब प्लेसमेंट होगा. नो, तो दिस रीजन इज रॉन्ग. सो आंसर होगा आपका थर्ड, ए इज ट्रू, आर इज फॉल. क्योंकि यहाँ पर हमसे जो है हायर एजुकेशन की बात हो रही है. हायर एजुकेशन में जॉब प्लेसमेंट तो होता है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द असर्शन. क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग जो है अलग है, एजुकेशन अलग है. एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि आप में अगर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है तो प्लेसमेंट नहीं होगा. प्लेसमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड हायर एजुकेशन क्रिएटिव थिंकिंग इज अ डिफरेंट थिंग. तो ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट भी नहीं करते हैं. तो ऑप्शन जो है हमारा सी राइट हो. Question number 7. As a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. So as a teacher जो है आपको बेस्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है, इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम. तो आपकी जो है क्लासरूम में इफेक्टिव प्रेजेंस कैसे होगी, यूज ऑफ द पीयर कमांड्स. पीयर कमांड्स का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, पपिल्स, या फिर जो है पीयर को हम बोल सकते हैं ग्रुप. मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड बी भी जो है आपका रॉन्ग होगा. अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा. बीइंग ऑथोटेरियन, ऑथोटेरियन का मीन्स होता है तानाशाही करना. मीन्स जब हम किसी पर्सन के ऊपर या फिर अपने लर्नर के ऊपर जो है उसको जो है स्ट्रिक्टली जो है ट्रीट करते हैं, तो वहां पे जो है ऑटोक्रेटिक अप्रोच होती है. तो जहां पर अभी मॉडर्न एजुकेशन की हम बात करते हैं तो ऑटोक्रेटिक अप्रोच को ही भी नहीं फॉलो करता है. डेमोक्रेटिक अप्रोच को हम फॉलो करते हैं बिकॉज टीचर एंड लर्नर का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट होता है. तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा जो है किसी भी टाइप से हो ही नहीं सकता. पीयर कमांड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो है इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम. अगर आप टीचर हैं तो आपकी क्लासरूम में जो है इफेक्टिव प्रेजेंस कैसे होगी, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर. तो आपका जो पोस्चर है वो वेल एस्टेब्लिश होना चाहिए. दैट्स व्हाई योर टीचिंग एंड योर क्रिएटिविटी विल इंक्रीज इन द क्लासरूम. Question number 8. Using the central point of the classroom, communication as the beginning of a dynamic pattern of ideas referred to as. Option number A. Option number A, systemization. B, problem orientation. Option number C, idea protocol. And option number D, mind mapping. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है central point of the classroom communication as the beginning of a dynamic pattern of ideas. तो ideas किस में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा ही नहीं. प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, नो, प्रॉब्लम में आप सिर्फ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. आइडियाज जो है माइंड मैपिंग में आते हैं. माइंड मैपिंग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडियाज एंड थॉट प्रोसेस जब लर्नर्स के माइंड में आते हैं, इसे बोलते हैं हम माइंड मैपिंग. मीन्स कुछ क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडियाज. आइडिया प्रोटोकॉल इज नॉट रिलेटेड टू अवर आंसर. तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा.
Attitude, action, and appearance in the context of classroom communication are considered as एटीट्यूड एंड एक्शंस. अपीयरेंस का मीन्स होता है ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस. ग्रूमिंग, ग्रूमिंग इज रिलेटेड टू योर अपीयरेंस. पर्सनल अपीयरेंस मीन्स ग्रूमिंग. सो प्रोक्सिमिटी का मीन्स होता है स्पेस. ऑक्यूलेसिस का मीन्स होता है आई कॉन्टेक्ट. सो एटीट्यूड, एटीट्यूड इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एक्शन, ड्रामा इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल मीन्स ओरल कम्युनिकेशन, जो आप फेस टू फेस इंटरेक्शन जब हम करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ड्रेसिंग स्टाइल, एक्शंस और एटीट्यूड आर रिलेटेड टू योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो बी जो है आपका राइट होगा. इम्पर्सनल कम्युनिकेशन जो है राइट आंसर नहीं होगा. इरेशनल इज नॉट रिलेटेड टू योर क्वेश्चन. तो ये जो है कुछ क्वेश्चन जो है हमारे एलिमिनेशन से भी जो है कट हो जाते हैं. हमारे पास ओनली वर्बल था एंड नॉन वर्बल था. अगर आपको पता है वर्बल ओरल है तो इजिली जो है आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी को जो है पिक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल. सो लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड एंड टेक्स्ट बुक मेथड. तो मैक्सिमम स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन किस मेथड में होता है? लेक्चर मेथड. लेक्चर मेथड में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है. लेक्चर मेथड में ओनली जो है स्टूडेंट जो है पैसिव होता है, टीचर ही ओनली एक्टिव होता है. स्टूडेंट जो है रोट लर्निंग करता है. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जैसे हम उसको सिखाते हैं वो वैसे ही सीखता है. लेक्चर मेथड तो आंसर नहीं होगा क्योंकि लेक्चर मेथड में स्टूडेंट का कोई माइंड नहीं लगता है. स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन लेक्चर मेथड में नहीं होगा. तो लेक्चर मेथड तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो है टीचर जो है ओनली डेमो दिखाता है. तो यहाँ पर भी स्टूडेंट का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. इंडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड मीन्स डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस. यहाँ पर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जो है मोर होता है. तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर होगा. एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी दिया है टेक्स्ट बुक मेथड. तो टेक्स्ट बुक मेथड के थ्रू भी लर्नर का जो माइंड है वो इतना डेवलप नहीं होता है. तो ऑप्शन नंबर जो है डी भी जो है नहीं होगा. तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का इंडक्टिव मेथड में होता है. इंडक्टिव मेथड में स्टूडेंट कुछ ऑब्जर्व करता है. ऑब्जर्व करने के बाद जो है चीजों को एनालाइज करता है, देन कॉन्क्रीट करता है, देन एब्स्ट्रैक्ट तक जाता है. स्टूडेंट जो है थ्योरी को डेवलप करता है. तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लर्निंग एंड द टीचिंग, इंडक्टिव मेथड्स आर गुड फॉर द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. क्वेश्चन नंबर 11. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ascertain. Option number A, student performance at the beginning of instructions. Option number B, learning progress and failure during the instruction, degree of achievement of instruction at the end. Option number D, causes and remedies of persistent learning problem during instruction. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पूछा गया है आपसे. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मीन्स होता है जब हम किसी स्टूडेंट्स या लर्नर की कुछ वीकनेस और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं. मीन्स उसकी डेफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं, कॉज एंड रेमेडीज को फाइंड आउट करते हैं. वहां पर जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है. ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं होगा. लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. तो लर्निंग एंड प्रोग्रेस मतलब मींस जो इवैल्यूएशन जो है आप लर्नर का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है बी. अगर यहाँ पे पूछा गया होता फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तब हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होता. क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ड्यूरिंग द लेक्चर हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस एंड फेलियर को जो है करेक्ट करते हैं. तो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है. सो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड. तो एट द एंड ऑफ जो इवैल्यूएशन होता है वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन. मींस आफ्टर द सेशन और आफ्टर द इंस्ट्रक्शन कोर्स के एंड होने के बाद डिग्री के लिए जो इवैल्यूएशन होता है लाइक एग्जाम, तो वो सिमुलेटिव इवैल्यूएशन होता है. तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता समेटिव इवैल्यूएशन तब आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करते. फॉर्मेटिव पूछा गया था तो आपका ऑप्शन नंबर बी होता. एंड कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट. जब हम किसी स्टूडेंट की कुछ कमियों को देखते हैं उसको फाइंड आउट करके उसको जो है
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, तो मीन्स कॉज एंड रेमेडीज, जब लर्नर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं तब जो है डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। Question number 12. On the basis of summative test, a teacher is interpreting his or her student performance in terms of their wellness, lifestyle evident in behavior. This will be called. Option number 1, formative testing. Option number B, continuous and comprehensive evaluation. Option number 3, norm reference testing, and 4 is criterion reference testing. सो यहाँ पर पूछा गया है कि बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट आर टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज और हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस, स्टाइल, एविडेंट और बिहेवियर। सो मैं चारों आपको ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द लेक्चर जो हम एवेल्युएशन करते हैं वो होता है हमारा फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। तो ड्यूरिंग द लेक्चर की बात यहाँ पे नहीं की गई है, यहाँ पे बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट। तो समेटिव टेस्ट हमारा एग्जाम जब हम देते हैं लर्नर का तब समेटिव टेस्ट होता है। तो अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज और हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन ऑफ देयर वेलनेस स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल एनटीए यूजीसी नेट का आप एग्जाम देने वाले हैं, वहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है तो उसका ऑप्शन जो है 4 है, तो यहाँ पर जो है प्री डिसाइड होता है कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन जो है 4 है। तो क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट में क्या होता है, पहले से क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया होता है कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अनदर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ क्लैरिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ग्रेजुएशन या एमबीए या किसी भी कोर्स को कर रहे हैं तो वहां पर 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो किसी भी एग्जाम में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होते हैं, तो मीन्स कि वो एग्जाम का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है। एंड ऑफ द इवेल्युएशन जो आपका क्राइटेरिया होगा वो 40% मार्क्स होगा। दैट मीन्स कि वहां पर आपका जो समेटिव इवेल्युएशन है वो 40% है। दैट इज क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, जब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एनटीए यूजीसी नेट में बहुत सारे जो है लर्नर्स अपियर होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अपियर होते हैं, तो 1% स्टूडेंट को ही ओनली जेआरएफ मिलता है, 6% स्टूडेंट्स को जो है यूजीसी नेट मिलता है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जिस स्टूडेंट का एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स होता है, हाईएस्ट स्कोर होता है, उसे हम 100% देते हैं। एंड जो 1% की कैटेगरी में आएंगे वो जीआरएफ मिलेगा। जो 6% की कैटेगरीज में आते हैं ऊपर से जिनका स्कोर हाई होता है वो होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो यहाँ पर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात नहीं की गई है। पूछा गया आपसे कि समेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज और हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस। तो समेटिव टेस्ट होता है हमारा एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द लेक्चर, जब हम स्टूडेंट्स को मार्क्स या डिग्री प्रोवाइड करने के लिए, मार्क्स प्रोवाइड करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो होता है हमारा समेटिव एवेल्युएशन। तो जब हम लर्नर्स की जो है परफॉर्मेंस और उसकी वेलनेस और स्टाइल एंड एविडेंट और बिहेवियर की बात करते हैं तो वहां पर होगा क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। मीन्स कि यहाँ पर जब आप समेटिव एवेल्युएशन कर रहे हो तो आपने जो है लर्नर से स्टाइल एंड एविडेंट और बिहेवियर के बेस पे उसका जो है क्राइटेरिया फिक्स किया है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 4। Question number 13. Which of the following is a key behavior in effective teaching? Option number A. Using student ideas and contribution, structuring, instructional variety and questioning. तो यहाँ पर हमको आपको बताना है बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। सो ऑप्शन नंबर बी जो सी जो है यहाँ पे राइट होगा। क्यों? क्योंकि यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं हमारे पास जो है कुछ ऑप्शन जो है ऐसे भी होते हैं, यहाँ पर हम टू ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, बट हमें उसी आंसर को देना होता है क्वेश्चन के जो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल होता है, जो सबसे मोस्ट सूटेड होता है ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, आपको जो है स्टूडेंट का आइडियाज यूज नहीं करना है। टीचर, यहाँ पे टीचर का इफेक्टिव बिहेवियर पूछा गया है, तो टीचर को जो है स्टूडेंट का आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। टीचर को अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को प्लान करना है, टीचर को अपने अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना है, एंड अपने अकॉर्डिंग जो है जो लर्नर के लिए बेस्ट है उसके गोल के अकॉर्डिंग जो है उसको टीचिंग प्रोवाइड करना है। स्टूडेंट्स का, लर्नर का जो है यहाँ पर आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन नहीं लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा इनकरेक्ट होगा।
स्ट्रक्चरिंग, जब हम स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर मीन्स, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल में क्या होता है, स्टूडेंट क्रैमिंग करता है, स्टूडेंट पैसिव होता है, स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है क्लासरूम में। टीचर is only active, teacher active but learner are passive in nature। तो स्ट्रक्चर मीन्स सीक्वेंस, मीन्स जैसा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वैसा। नो, स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव टीचर का बिहेवियर इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरिंग, नॉट द सीक्वेंस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको यूज करना चाहिए। टीचर को अपडेट रहना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट टीचर का स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए कि फर्स्ट डे में जो है हम ओवरव्यू दे रहे हैं टॉपिक का, सेकंड डे में स्टूडेंट को यूनिट नंबर 1 का 1 टॉपिक जो है क्लियर करा रहे हैं, नेक्स्ट डे में हम हायर लेवल जो है स्टूडेंट को टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं। तो ऐसे टीचर को का जो बिहेवियर है टीचिंग में वो स्ट्रक्चर्ड तो होना चाहिए, बट इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर में जो है स्ट्रक्चरिंग को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा रॉन्ग होगा। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, तो इफेक्टिव टीचर का बिहेवियर वही होता है जब वो जो इंस्ट्रक्शंस की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज को यूज करता है। मीन्स टीचर के पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल डिलीवर करना चाहिए उसको लेक्चर। फॉर एग्जांपल टीचर को जो है फर्स्ट डे में टॉपिक से रिलेटेड ओवरव्यू देना चाहिए, देन नेक्स्ट डे पे जो है उसको सिंपल जो है टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए, देन नेक्स्ट टाइम जो है कॉम्प्लेक्स लेवल पर देख के जाना चाहिए। तो टीचर के पास जो है इंस्ट्रक्शन देने की और टीचिंग की वैरायटी होना चाहिए, तभी जो है टीचर सक्सेसफुल टीचर होता है। तो टीचर के पास में इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड वेराइटीज होना चाहिए, वेराइटी ऑफ द कंटेंट होना चाहिए, वेराइटी ऑफ मटेरियल होना चाहिए, सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर के पास सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होना चाहिए। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग जो है हमारे क्वेश्चन के आंसर को फुलफिल नहीं करता है, बिकॉज इफेक्टिव टीचर ओनली क्वेश्चन करता रहेगा, कॉन्सेप्ट को नहीं समझाएगा, उसके पास में कोई इंस्ट्रक्शनल वैरायटी नहीं है, तो तब जो है हमारी इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी। सो मोस्ट प्रेफरेबल एंड सुटेबल हमारा आंसर हो जाता है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। सो आज हमने डिस्कस किए टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चन में। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस को देख लें। ओके, थैंक यू सो मच।